आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब ये शॉक नॉर्मली जो बुरी खबर सुन के लगता है लोगों को, ये वो शॉक नहीं है। इसमें मल्टीपल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। हम मेडिकली समझेंगे बेसिकली शॉक होता क्या है। अब नाम में पता लग रहा है टॉक्सिक, मतलब ये कि इसमें कोई ना कोई टॉक्सिन मौजूद है जिसकी वजह से शॉक हो रहा है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स, सिंड्रोम मतलब मल्टीपल सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आज हम इसको फुल डिटेल में इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और क्या इसके सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम देखें टीएसएस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये एक एक्यूट इलनेस है, सिस्टेमिक इलनेस, पूरी बॉडी में फैलती है और ये अचानक से होती है। एक्यूट मतलब रैपिड होगी और सीवियर किस्म की होगी। अब दो बेसिकली बैक्टीरिया हैं जिससे टीएसएस हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। पहला बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस और दूसरा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। सो दो बैक्टीरिया हैं जो कि टीएसएस कॉज कर सकते हैं, एक स्ट्रेप और एक स्टैफ। ये करते क्या है, ये सुपर एंटीजेंस बनाते हैं, टॉक्सिन, ये टॉक्सिन बनाते हैं जो कि एक्ट एज सुपर एंटीजेंस। अब ये सुपर एंटीजन का मतलब ये है, ये जिसकी भी बॉडी में चले जाए, जिस पेशेंट के ब्लड में ये टॉक्सिन चले जाए और ये बना दें टॉक्सिन, तो उसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है। जितना नॉर्मली डिफरेंट बैक्टीरिया के जाने से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उससे ज्यादा हो जाता है, कई गुना जो है ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है इम्यून सिस्टम। इसी वजह से इन टॉक्सिन्स को हम कहते हैं सुपर एंटीजेंस। ये करते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और सीवियर किस्म के एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाए इम्यून सिस्टम तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। करता क्या है, इम्यून सिस्टम में साइटोकाइंस, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं और जब ये रिलीज होते हैं तो मल्टीपल चेंजेस देखने को मिलती है, लाइक हाइपोटेंशन। तो ये साइटोकाइंस की वजह से मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं जो कि जानलेवा हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं इस शॉक के अंदर। सो बेसिकली टॉक्सिन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे होता यह है कि पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती है। अब इसकी इटियोलॉजी देखें तो हमने अभी पढ़ा, एक है स्टैफ ऑरियस और एक है स्ट्रेप्टोफायोजीन्स। स्टैफ ऑरियस जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 प्रोड्यूस करता है, या दूसरा ये एंटेरोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली टॉक्सिन की टाइप है। इसी तरह फायोजीन्स जो है वो स्ट्रेप्ट पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये आते कहां से हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं। टेम्पोन, ऐसी फीमेल जो कि टेम्पोन यूज करती हैं और देर तक उसको विजाइना में इंसर्ट करके रखती हैं, तो उसमें स्टैफ का इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होता है और इस दौरान जो है वो टॉक्सिन ब्लड में जा सकते हैं। इसी तरह वूंड, अगर कोई जख्म हुआ है और स्ट्रैफ का इन्फेक्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टॉक्सिन अगर प्रोड्यूस हो जाए और ब्लड में आ जाए, तो इस तरह जो है वो टीएसएस देखने को मिल सकता है। इसी तरह नेजल पैकिंग, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए नेजल पैकिंग मिलती है, लेकिन इस दौरान भी क्या है, स्टैफ का इन्फेक्शन हो सकता है और स्टैफ जो है वो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और स्किन इन्फेक्शन अगर हो जाए, तो ये मल्टीपल ऐसी सिचुएशंस है जिसमें ये टीएसएस हो सकता है। इस तरह फायोजीन्स के नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस, ये तो बहुत ही खतरनाक है कि इसमें जो गोश्त होता है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसको फ्लैश ईटिंग डिजीज भी कहते हैं, नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस। इस सिचुएशन में जो है वो स्ट्रेप बहुत खतरनाक होता है। और बैक्टीरिया अगर ये ब्लड में आ जाए किसी भी वजह से, क्योंकि जब सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होगा तो ये ब्लड में आएगा और टॉक्सिन अपने प्रोड्यूस करता है। और सबसे खतरनाक जो है फायोजीन्स होते हैं, ठीक है, इसमें पस भी प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसको सर्जरी से साफ करते हैं अगर जख्म हो जाए, उसके बाद जो है नेक्स्ट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, हमने अभी पढ़ा कि दो बैक्टीरिया हैं, एक है स्टैफ और एक है स्ट्रेप्ट। ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सुपर एंटीजेंस के तौर पे काम करते हैं। अब सुपर एंटीजन, नॉर्मल एंटीजन जो है वो 0.01% टी सेल्स को एक्टिवेट करवाता है, लेकिन
अगर ये टॉक्सिन जो कि सुपर एंटीजन के तौर पे काम कर रहे हैं, ये 20% टी सेल्स को एक्टिवेट करवा देते हैं, यानी कि इतना ज्यादा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी दौरान जो ये मल्टीपल साइटोकाइंस केमिकल रिलीज होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होता है। इंटरल्यूकिन 1, 2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा, ये डिफरेंट मल्टीपल केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में चेंजेस करते हैं। इस दौरान होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं, अब जो यहाँ पर जो कैपिलरीज होती है हमारी, वो लीकेज होना शुरू हो जाती है। वो इंटरस्टिशियल स्पेस में सारा फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। अब जब फ्लूइड यहां से निकलेगा तो ऑब्वियसली जो ब्लड है उसको वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। अब जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, और लो ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है। अच्छा, इस दौरान जब ये यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो आपको एडीमिया भी देखने को मिल सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सो मेन जो चीज आपने याद रखनी है, इस सारे फैक्टर्स की वजह से, कैपिलरी लीकेज की वजह से जो है वो मेन जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो हाइपोटेंशन है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा। कितना कम हो सकता है? वो 90 मिलीमीटर मर्करी, जो कि सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली 120 होता है, वो 90 से भी कम हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, अर्ली सिम्टम्स जो शुरू में नजर आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। इस दौरान जो है वो 38.9 डिग्री से ज्यादा हो सकता है टेम्परेचर। नॉर्मली 37 होता है, लेकिन ये ज्यादा हो सकता है। ये तो सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में देखें तो 98 होता है, तो वो 100 भी हो सकता है, 102 भी जा सकता है फीवर। इसी तरह चिल्स, पेशेंट क्या है, सर्दी लग रही है उसको, तो पेशेंट को सर्दी रहे, बुखार है, पेशेंट को सर्दी लग रही है। तीसरा माइएल्जिया, माइएल्जिया वो कहेगा मसल्स पेन हो रही है, उसके जो मसल्स है डिफरेंट मसल्स पे उसको पेन स्टार्ट शुरू हो जाएगी। हेडिक, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग या डायरिया, ये सिचुएशन आ सकती है, वो उल्टी करेगा या नोजिया हो रहा होगा, उसको मतली हो रहा होगा। तो ये ऐसे सिम्टम्स है जो अर्ली है। अब इसकी बेस पे कभी डायग्नोस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, ये मल्टीपल बीमारियों में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इन सिम्टम्स की बिना पर यू कैन नॉट डायग्नोज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बिकॉज दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। अब होता क्या है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि इस सिंड्रोम को डायग्नोस में हेल्प करते हैं। उसको अगर वो हमें मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं एक पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कौन कौन से होता है, उसको क्लासिक फीचर्स कहते हैं। अब सबसे पहला जो है हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे, वाइटल्स, तो उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 मिलीमीटर मर्करी हो सकते हैं। मल्टीपल सिचुएशन वेरी कर सकती है, लेकिन ये वाली बात कंफर्म है कि पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट जो है रैश के साथ प्रेजेंट करेगा, मैक्यूलो इरिथमेटस रैश। मैक्यूलो का मतलब जो होता है ना, वो स्किन में कलर में चेंज आएगा, कोई उभार नहीं आएगा स्किन के अंदर। मैक्यूलो, पैप्यूलर जो होता है ना, उसमें उभार आना शुरू हो जाता है, पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ये दोनों को मिला दे, मैक्यूलो पैपुलर रैश जो कहते हैं, उस दौरान जो है वो डिस्कलरेशन भी होगा, जस्ट स्किन का कलर चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा उस रैश में, और पैप्यूल में पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। अगर ये दोनों मिल जाए तो हम उसको मैक्यूलो पैपुलर रैश कहते हैं। इरिथमेटस का मतलब ये है कि स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब वो रेड हो जाएगी स्किन इस रैश के अंदर। सो पेशेंट प्रेजेंटिंग विद रैश, मैक्यूलो पैपुलर इरिथमेटस रैश। अच्छा, डिस्क्वेमेशन होगा, स्किन उतारना शुरू हो जाएगी, पीलिंग ऑफ स्किन। कहां कहां से? मेनली पाम से और सोल से, हाथों से और पांव के तलवों से स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद जो है ये स्किन उतरना शुरू हो जाती है। तो ये 3 क्लासिक फीचर्स हैं जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। सबसे पहले हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, उसके बाद पेशेंट को रैश हो सकता है बॉडी के ऊपर, और तीसरा जो है वो डिस्क्वेमेशन, स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। ये 3 बेसिक जो है वो क्लासिक फीचर्स हैं जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में याद रखने हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स हो सकते हैं। अब चूंकि ये टॉक्सिन अगर ब्लड में आ गया तो पूरी बॉडी में फैलेगा, तो मल्टीपल ऑर्गन्स इससे इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हम जीआईटी की बात करें तो उसमें वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। रीनल की बात करें तो एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, अगर उसमें आरएफटी करवाएंगे तो उसमें क्रेट हाई जा रहा होगा। इसी तरह हेपेटिक लीवर इन्वॉल्व होगा तो हम उसके एलएफटी करवाएंगे, उसके सारे एंजाइम देखेंगे, और मोस्ट स्पेसिफिकली एएलटी
जो है वो डिस्टर्ब होगा, उसका हाई जा रहा होगा। इसी तरह सीएनएस में कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, पेशेंट को पता नहीं लग रहा होगा, उससे बात नहीं हो रही होगी, उसको मेमोरी लॉस हो रही होगी और उससे सही चला भी नहीं जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो सीएनएस को हम कोरिलेट करेंगे सीएनएस के साथ। मस्कुलर माइल्जिया होगा, उसका मसल्स पेन होगी। अगर सीके भी करवाया तो उसका हाइट जा रहा होगा। नॉर्मली ये कार्डिक मार्कर है, लेकिन ये स्केलेटल मसल्स अगर इंजरी हो तो उस सूरत में भी सीके ज्यादा हो सकता है। तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसके डायग्नोस करना हो, इसका फाइनलाइज करना हो तो किस तरह करेंगे? फीवर है, पेशेंट को बुखार है, हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर, रैश है और डिस्क्वेमेशन, रैश भी है और स्किन भी उतर रही है, और इन मल्टीपल ऑर्गन्स में से कोई तीन या तीन से ज्यादा कोई भी हमें फाइंडिंग्स मिल गई तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। ये तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो रही है ना, इसकी बेस पे डायग्नोस किया। लैब में क्या करवाएंगे? उसके सीबीसी करवाएंगे तो उसकी टीएलसी ज्यादा हो रही होगी, डब्ल्यूबीसी जो है उसका। आरएफटी करवाएंगे तो उसका क्रेट ज्यादा हो रहा, एलएफटी करवाएंगे तो इसके इंजाइम्स ज्यादा हो रहेंगे, एएलटी, एएसटी, और प्लेटलेट जो है सीबीसी में कम आ रहे होंगे। तो ये मल्टीपल्स, जैसे कि बेसलाइन अगर भेजें तो उसमें सारे टेस्ट हो जाएंगे, तो उसमें हम ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को डायग्नोस करना जो है वो इजी हो जाएगा। माइक्रो में जो हम भेजेंगे ब्लड कल्चर के लिए भेजेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ब्लड कल्चर में ये है, जो स्टाफ होता है ना वो नेगेटिव आता है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी केसेस में अपने टॉक्सिन रिलीज कर देता है, और टॉक्सिन कल्चर में कभी भी नहीं आते जब तक कि बैक्टीरिया ना हो। बैक्टीरिया अगर ब्लड में होगा तो कल्चर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो पॉजिटिविटी इन द कल्चर जस्ट बाय डिटेक्टिंग द टॉक्सिन। इट विल ओनली बी ऑब्जर्व व्हेन द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट। स्टेप जो होगा वो ये पॉजिटिव, नॉर्मली ये मौजूद पाया जाता है ब्लड के अंदर इस सिचुएशन में, और ये जो है ये पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन कई सिचुएशन में नहीं भी आ सकता। तो ये डिपेंड करता है ब्लड कल्चर की रिपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि अगर हो सकता है कि वो स्टाफ की वजह से हो, लेकिन वो कल्चर जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी फाइंडिंग्स आ रही है, तो हम उसकी बेस पे जो है वो ट्रीटमेंट आगे फर्दर स्टार्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बेस में सपोर्टिव जो हम थेरेपी देंगे वो आईवी फ्लूइड्स देंगे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे ले जाएंगे, और वेजोप्रेसर देंगे, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रही है, तो वेजोप्रेसर देना मेडिकेशन बहुत जरूरी है ताकि ब्लड प्रेशर को ऊपर लेकर आया जाए। सोर्स सबसे पहले, अगर जिसकी वजह से हमें पता है कि सोर्स क्या क्या है, जिसकी वजह से टीएसएस होता है, तो उसमें रिमूव टेम्पोन, अगर फीमेल है तो इस टेम्पोन को फौरी रिमूव किया जाए, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही टेम्पोन है। इसके ड्रेन एब्सेस, अगर कोई स्किन पे पस पड़ी है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन, उसमें पस पड़ी हुई है, डीप जा रहा है इन्फेक्शन, तो उसको सबसे पहले पस को रिमूव किया जाए अगर पस है। अगर टिश्यू इन्वॉल्व है, टिश्यू सारे खराब हो रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो डिब्राइमेंट करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे, उसको साफ करवा देंगे। एंटीबायोटिक में क्लिंडामाइसिन, वैनकोमाइसिन, लेकिन जो है फाइनल डिसीजन एंटीबायोटिक का वो है, लैब से रिजल्ट आएंगे सेंसिटिविटी के, उसकी बेस पर जो है वो फर्दर आके एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाई जाएगी। एम्पिरिक थेरेपी दे सकते हैं रिपोर्ट आने से पहले, लेकिन बेहतर यही है कि रिपोर्ट आने के बाद जो है एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट करवाई जाए। आईवीआईजी आईवीआईजी जो है इंट्रावेनस जो है इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज देते हैं, जो कि टॉक्सिन, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में इस वक्त टॉक्सिन है, और टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए हमें एंटीबॉडी चाहिए। तो एंटीबॉडी देने से वो टॉक्सिन अपने साथ मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पेशेंट की बॉडी से टॉक्सिन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो है वो टीएसएस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी। टीएसएस होता क्या है, किसकी वजह से होता है, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होती हैं, और इसको किस तरह जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।